हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल पर। हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और एक अलग सीरीज़ भी मैं चला रहा था जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज एक वीडियो है जो बैंकिंग अवेयरनेस से ही रिलेटेड है। एनपीए एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आपको समझना और जानना, स्पेशली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं बैंकिंग प्रिपरेशन में। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एनपीए समझना कि एक तो इतने सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसके साथ। तो धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करते चलूँगा। देखिएगा पूरी वीडियो, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और थोड़े से रिस्पॉन्सेस लेट हो रहे हैं हर जगह पे, कोशिश कर रहा हूँ टाइमली जाए, बट थोड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट हो जाते हैं कमेंट्स में, मेल पे। वो समय शेड्यूल बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइट सा है, समय नहीं मिल पाता ज़्यादा। अभी आई थिंक 1 बज रहा है रात का, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो ताकि अपलोड हो सके कल ये। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली। चलिए एनपीए के बारे में। तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, एनपीए इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या नहीं परफॉर्म कर रहा है ये सब आगे बात करेंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि एसेट क्या होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड रहेगी वीडियो। दो टर्म्स होते हैं, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, वो मेरा एसेट है। मैंने आपसे आके 100 रुपये ले लिए, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गया, बिकॉज मुझे कभी ना कभी वो आपको पे करना है। ठीक। सिमिलरली मैं बैंक गया, मैंने एक एफडी बनवाई। ठीक है, एक एफडी बनवाई मैंने 1 लाख की। तो वो 1 लाख की एफडी मेरे लिए मेरा एसेट है। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बैंक जाके 1 लाख का लोन ले लेता हूँ तो दैट इज़ माई लाइबिलिटी। ठीक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा, इससे आप लोगों को इन हो सकता है समझ में आ जाए। कभी कभी जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको आसानी से समझ लो तो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो बैंक के लिए क्या है कि बैंक को आपने पैसा दिया, आप जमा कर रहे हो, तो वो उनकी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि वो आपको वापस देने हो सकता है, कभी भी कोई कस्टमर आके वापस मांग सकता है पैसा और उनको देने पड़ेंगे। तो दैट इज वाई इट इज अ लाइबिलिटी। और ऑन द अदर हैंड लोन्स वो दे रहे हैं लोगों को कि हाँ आप लो, आप मुझे वापस करना। और सिंस वो एक इनकम जनरेटिंग थिंग है, इसलिए वो उसके लिए एसेट है। क्लियर है? बेसिक बैंकिंग टर्म्स में भी और लेमन लैंग्वेज में आपको एसेट लाइबिलिटी का मैंने बताया। अब सिंस अभी हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं एनपीए का, तो एसेट्स पे रहेंगे, लाइबिलिटी अभी हटा देते हैं। एसेट में दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मिंग एसेट से। जितने भी लोन्स हम लोग देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रिटेल हो, ठीक है, एजुकेशन, होम लोन, व्हीकल लोन, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को बाद में समझ में आएंगे, जैसे ओटी होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लोन्स हैं इनको एसेट्स में कैटेगराइज करा जाता है। और सबके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है फॉर बीइंग एन एनपीए। प्लस आगे चल के प्रोविजनिंग के बारे में भी बात करनी है, तो प्रोविजनिंग के भी टर्म्स अलग होते हैं सबके लिए। राइट। परफॉर्मिंग एसेट्स यानी जिनमें रेगुलरली ईएमआई पेमेंट हो रहा है। मैं ईएमआई वर्ड स्पेशली यूज़ करूँगा अभी, क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर दूंगा एंड में क्यों ईएमआई वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी भी पर्टिकुलर लोन अकाउंट में हर मंथ ईएमआई क्रेडिट हो रही है, ये मैं नॉर्मल लोन्स की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर और ओडी और सीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल लोन्स की बात है, जो बाकी लोन्स हैं अदर देन एग्रीकल्चर एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स। जितने भी लोन्स हैं जो रेगुलरली ऑन द ड्यू डेट ईएमआई पे कर रहे हैं, दोज आर रेगुलर अकाउंट्स। ठीक है, रेगुलर एसेट्स। जैसे आपका लोन हो सकता है कि आप लोगों का लोन चल रहा हो, या हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का लोन चल रहा हो। तो एक डेट डिसाइडेड होती है ना कि उस डेट पे ईएमआई कट जाएगी। कई लोग फ़ोन फाइनेंस कराते हैं, घर के अप्लाइंसेस फाइनेंस कराते हैं, तो वो ड्यू डेट है, जैसे ही वो डेट पार होगी देयर विल बी सम चार्जेस, या फिर जो भी पर्टिकुलर बैंक्स का जो भी सिस्टम होता है वो एप्लीकेबल होने लगता है। तो वो ड्यू डेट तक वो अकाउंट रेगुलर है। ठीक है, मैंने लोन लिया है, सपोज मेरी ईएमआई जाती है 10th को, तो अगर 10th को मैंने पैसा जमा कर दिया, देन माई अकाउंट इज अ रेगुलर नॉर्मल अकाउंट। बट जैसे ही वो 10th क्रॉस हुआ और 11th लग गया और मैंने पैसा पे नहीं किया, मैंने ईएमआई नहीं दी है, इट बिकम्स ए स्ट्रेस्ड अकाउंट।
नोट्स बना लीजिए अगर आपको टाइम उसके कैटेगराइजेशन समझते रहना है, याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से। ड्यू डेट टिल 30 डेज, ठीक है। जब लोन लोन चल रहा है, आप ना हर महीने ईएमआई पे कर रहे हैं 10th को, 11th लगा आपने 10th को पे नहीं करा, 11th से वो अकाउंट हो गया स्ट्रेस्ड अकाउंट। अब स्ट्रेस्ड अकाउंट में कैटेगराइजेशन करते हैं हम लोग। कैटेगराइजेशन में आपने नाम सुना होगा स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, ठीक है। कंफ्यूजन रहती है क्या होता है कैसे होता है, एनपीए से क्या रिलेशन है। तो जैसे ही वो ड्यू डेट क्रॉस हुई, इट बिकम्स ए स्ट्रेस्ड अकाउंट्स। स्ट्रेस्ड अकाउंट्स में 3 कैटेगराइजेशन है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, देन 1, देन 2, राइट। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में हम लोग क्यों डालते हैं कि सो दैट वी कैन फिगर आउट कि हाँ भाई ये वो अकाउंट्स हैं जिन्होंने इस मंथ पेमेंट नहीं करी है, SMA 1 जिन्होंने 2 महीने से नहीं करी है, SMA 2 जिन्होंने 3 महीने से पेमेंट नहीं करी है। अब सबको पता होगा कि अगर 3 महीने तक पेमेंट नहीं होती है या 90 डेज तक पेमेंट नहीं होती है तो अकाउंट टर्न्स इनटू एन एनपीए अकाउंट, राइट। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए किस पे ज़्यादा फोकस करना है किस पे कम करना है, वी हैव बिल्ट अ सिस्टम ऑफ एसएमएस, राइट। अब सपोज एक पर्सन है, उसने उसको 10th को अपना लोन जमा करना है, ईएमआई जमा करनी है, उसने नहीं करा, तो 11th ऑन 11th दैट अकाउंट विल शो इन एसएमएस 0, ठीक, क्योंकि फर्स्ट डे लग चुका है। जो 90 डेज का कैलकुलेशन है एनपीए का, उसका फर्स्ट डे 11th को लग गया, ठीक। अब टिल द नेक्स्ट 10th यानी जो अगले महीने का ड्यू डेट आएगा, इट विल रिमेन इन एसएमए 0, राइट। नाउ अब एक मंथ का ईएमआई उसकी ड्यू है। नाउ कम्स द सेकेंड मंथ, उस सेकेंड 11th, जैसे सपोज थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। 10th जुलाई डेट थी, 11th जुलाई से वो एसएमए 0 में आ गया, राइट। ऑन 10th अगस्त नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई, 11th अगस्त को SMA 1 में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली 10th सितंबर थर्ड ड्यू डेट आ गई, तो 11 सितंबर को वो SMA 2 में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। जब एक मंथ का उसने ईएमआई यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे नहीं कराया तो वो SMA 0 गया। सिमिलरली उसने सेकेंड मंथ में भी जाके ना फर्स्ट मंथ का पे किया ना सेकेंड मंथ का पे किया, तो वो SMA 1 में चला गया। एंड आफ्टर द थर्ड ड्यू डेट, ना उसने तीनों मंथ्स का ना प्रिंसिपल जमा किया ना इंटरेस्ट जमा किया, इट बिकम्स SMA 2, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या क्या होते हैं कस्टमर के पास, उसने ड्यू डेट क्रॉस कर दी, SMA 0 में गया। नाउ व्हाट ही कैन डू कि देयर आर टू ऑप्शंस, इधर ही विल पे और वापस अपना रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेस्ड अकाउंट से, और या वो फिर से पे नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम SMA 1 की लिस्ट में शो करेगा। SMA 1 में जाके उसके पास 3 ऑप्शंस हैं कि या तो वो अपना 1 मंथ का ईएमआई पे करके SMA 0 में शिफ्ट हो जाएगा, या वो 2 मंथ का ईएमआई पे करके रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो फिर से पेमेंट नहीं करेगा और SMA 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब SMA 2 में जाके उसके पास 4 ऑप्शंस हो गए, या तो वो एक ईएमआई की पेमेंट करके SMA 1 में आएगा SMA 2 से, या 2 पेमेंट करके वो SMA 0 में आएगा, या 3 पेमेंट करके वो रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पेमेंट से मेरा मतलब है ईएमआई, 1 ईएमआई टू कम इनटू SMA 1, 2 EMIs to come into SMA 0, and full overdue amount of 3 months या 3 EMIs to come into regular account, या वो फिर से पेमेंट नहीं करेगा और 90 डेज के बाद वो एनपीए बन जाएगा। तो कैटेगराइजेशन है फ्रॉम द फर्स्ट टिल द 30th डे इट इज SMA 0, फ्रॉम 31st to 60th day it is SMA 1, from 61st to 90th day it is SMA 2। अब क्या होगा, 91st day it will become an NPA। बैंक्स ट्राई देयर बेस्ट कि अकाउंट्स पहले तो वो SMA 0 में ही ना है, नाउ अगर वो आ रहे हैं तो वी ट्राई कि SMA 0 से वो बाहर चले जाए, ठीक। मल्टीपल टाइम्स होता है कि SMA 0 में आ गया अकाउंट एंड वी कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स और उनको दोबारा से पेमेंट करवा देते हैं। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो SMA 2 तक पहुंच जाते हैं और लास्ट डे पर हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कि 90th डे है, अगर आज पेमेंट नहीं हुआ तो योर अकाउंट विल टर्न इनटू एन एनपीए। तो वी हैव टू कन्विंस देम कि सर आज नहीं करा तो एनपीए हो जाएगा, लॉस होगा, आपका लॉस होगा, बैंक का लॉस होगा, वगैरह वगैरह। वो सब कभी और जब बैंक की चर्चा करेंगे तब। अब मैंने आपको बता दिया एक नॉर्मल अकाउंट से एक एनपीए अकाउंट तक कैसे पहुंचे हम लोग। 90 डेज सबको पता है, लेकिन इस 90 डेज में जो बाइफर्केशन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। SMA क्लियर हो गया होगा आपको कि SMA 0 क्या है, SMA 1 क्या है, SMA 2 क्या है।
अब एनपीए बन गया, अब क्या, अभी तक तो परफॉर्मिंग एसेट था ना वो, ये परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगराइजेशन है। मैं बत, है नहीं बोर्ड में, बोर्ड भी अरेंज करूंगा। परफॉर्मिंग एसेट्स, इधर आके रेगुलर, इधर आके स्ट्रेस्ड। रेगुलर मतलब हर मंथ ईएमआई पे कर रहा है कस्टमर। स्ट्रेस्ड, एक मंथ की नहीं पे करी है, एसएमए 0, 2 मंथ की नहीं पे करी है, एसएमए 1, 3 मंथ की नहीं पे करी है, एसएमए 2। ठीक, ये कैटेगराइजेशन हो गया परफॉर्मिंग एसेट्स का। आफ्टर दिस कम्स द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी 3 कैटेगराइजेशन है। यहाँ पे हमने बताया ना स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स, रेगुलर, स्ट्रेस्ड। यहाँ आ गया सब स्टैंडर्ड, कि कहीं कहीं शक हो रहा है कि ये पैसा देगा नहीं, सब स्टैंडर्ड हो गया, उस पर नज़र पड़ने लगी कि हाँ भाई शायद ये थोड़ा सा कुछ तो है, फ्रॉड है। सेकेंड कैटेगराइजेशन में जाता है डाउटफुल एसेट, मतलब अब 50-60% चांसेस हैं कि हाँ ये पैसा वापस नहीं आएगा, खत्म होने वाला है। आफ्टर दैट इट बिकम्स अ लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब गया। ठीक, एनपीए में ऑन द 91st डे, अब सिंस वो एनपीए हो गया है तो अब वो फिर से फर्स्ट डे काउंट हो जाएगा। फॉर फ्रॉम दैट डे, जिस दिन से वो एनपीए बना है, फॉर 1 ईयर इट विल रिमेन अ सब स्टैंडर्ड अकाउंट, कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि भाई वो एनपीए से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। वी गिव 1 ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। फ्रॉम 1 ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टिल द 5th ईयर इट विल रिमेन अ डाउटफुल अकाउंट, कि वी विल ट्राई, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो we cannot do anything, because at the end of 5th year it will become a loss account। ठीक, या लॉस एसेट। ये कैटेगराइजेशन यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग, सब स्टैंडर्ड, यहाँ पे डाउटफुल, यहाँ पे लॉस। ठीक है, if an account has stayed NPA for 1 year it is substandard account. If an account has stayed in NPA for 1 year to 5 years it is a doubtful account, and after 5 years it has become a loss account। अब इस डाउटफुल में भी ना 3 कैटेगराइजेशन हैं। डाउटफुल फॉर 1 ईयर इज D1, डाउटफुल फॉर 2 years इज D2, एंड फॉर फर्दर पीरियड इट इज D3। ठीक है, ये बेसिक कैटेगराइजेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। अगर चाहो ना एक फ्लो चार्ट बना लो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एयर पे आपको बता देता हूँ। परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग के अंदर स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं, ठीक, स्टैंडर्ड में आते हैं रेगुलर अकाउंट्स एंड स्ट्रेस्ड अकाउंट्स। इधर आ जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर हर मंथ इंटरेस्ट पे कर रहा है, कस्टमर अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेस्ड, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। ठीक है, तीस फर्स्ट ईएमआई बाउंस हुई, एसएमए 0 बाउंस बोले तो नहीं पे करा, एसएमए 1 2 ईएमआई नहीं पे करा, एसएमए 2 3 ईएमआई नहीं पे करा। नॉन परफॉर्मिंग चले गए। सब स्टैंडर्ड, 1 साल तक कोई अकाउंट एनपीए रहा तो इट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड। 1 साल से 5 साल तक कोई अकाउंट एनपीए रहा तो इट इज डाउटफुल, एंड आफ्टर 5 years इट इज अ लॉस एसेट। ठीक, इन डाउटफुल देयर आर 3 कैटेगराइजेशंस, D1, D2, D3। डाउटफुल फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो मैंने कैटेगराइजेशन बताया। ठीक, क्या हम लोग अब प्रोविजनिंग पे आ जाते हैं। प्रोविजनिंग क्या होता है कि जैसे मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। घर में फादर सपोज कमा रहे हैं और मम्मी कुछ पैसा बचा लेती हैं, जो उनको मिलता है उसमें से कुछ पैसा बचा लेती हैं, तो वो प्रोविजनिंग करती हैं कि आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम खाली बैठे होंगे। ठीक, तो बैंक्स भी यही करते हैं कि अगर लोन दिया है तो वी हैव टू टेक आउट सम अमाउंट फ्रॉम आवर ओन प्रॉफिट्स, कि अगर वो कभी लॉस हो गया तो वी कैन सेटल दैट थिंग, कि बैंक को लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ह्यूज लॉस नहीं होगा, बैंक फॉल नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा। ठीक, ये सब चीज़ें आरबीआई की गाइडलाइंस में भी हैं, बेसल नॉर्म्स में भी बताई जाती हैं कि आपको प्रोविजनिंग करनी है। फॉर अ रेगुलर अकाउंट प्रोविजनिंग बहुत कम रहती है, 0.5% से 2% तक वैरी करती है रिगार्डिंग डिफरेंट लोन्स। ठीक है, जब वो एनपीए बन जाता है, परफॉर्मिंग में 0 to 2% रहता है, जब वो एनपीए बन जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 0 से 25% इट रिमेन्स फॉर सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स। 0 से 25% क्यों, 0 से नहीं, मतलब इधर 2% था, 2% से 25% तक रहता है। रीज़न,
सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उन सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वी टेक आउट सर्टेन प्रोविजंस। फॉर डाउटफुल 25% से 100% तक भी होता है, D3 100 रहता है, D2 में 40% के अराउंड रहता है, D1 में 25% के अराउंड भी रहता है। फॉर लॉस असेट वी हैव टू सेट आउट द होल अमाउंट कि हमने 10 लाख का लोन दिया है तो हमें 10 लाख को सेट असाइड करना पड़ेगा सो दैट बहुत ज़्यादा झटका ना लगे आगे चल के बैंक को, राइट। लॉस तो है ही है। अब एनपीए होने से दोनों पे फर्क पड़ रहा है, जिसने पैसा लिया है, जिसने पैसा दिया है। जिसने पैसा लिया है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसने पैसा लिया उस पर फ़र्क ये पड़ेगा कि उसकी क्रेडिट स्कोर खराब होगा, ठीक है। उसको जल्दी लोन्स अब नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने अपना अकाउंट एनपीए करा हुआ है पहले, ठीक, क्योंकि वो तो शो करेगा ना अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 ईयर्स तक आपके सिविल स्कोर में, आपके क्रेडिट स्कोर में हर जगह पे वो दिखाएगा कि हाँ इन्होंने ये अकाउंट एनपीए किया है। सिमिलरली जिसने दिया है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको अपने प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के रखना पड़ेगा जिससे उसकी लैंडिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक, जिसके उसकी बुक में दिखेगा कि इतना खराब लोन उन्होंने दिया है, ठीक। दिस विल ओवरऑल अफेक्ट द लैंडिंग पावर ऑफ द बैंक्स, राइट। आई होप मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको एनपीए समझा पाया हूँ कि क्या होता है। एनपीए के लिए बैंक्स क्या क्या करते हैं इस पर एक अगली वीडियो बना दूंगा मैं। अभी बहुत लेट हो रहा था तो मैंने सोचा एक बेसिक्स आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग पूछते रहो, मैं रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो रहा है इस समय, बट आई श्योरली रिप्लाई एवरीवन। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो, आप लोगों को जॉब मिले, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट।